चलिए बच्चों आगे चलते हैं। वैसे हमने काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स तो बड़ा कर लिए थे और ख़ास तौर से यंग्स मॉडुलस के हमने खूब अच्छे खासे बढ़िया वाले न्यूमेरिकल कर लिए एंड मैंने थोड़े टफर साइड के सवाल भी कराए, लेकिन टफर साइड के जो सवाल थे बेटा उनमें मैकेनिक्स टफ थी। ऑफ कोर्स यंग्स मॉडुलस लगाना मुश्किल नहीं था, है ना। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। सुनिए बेटा, हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट डिजाइन करते हैं कि हमारे पास इस तरह का अरेंजमेंट है कि ये फिक्स्ड सीलिंग बेटा छत है, फिक्स्ड एक तार है बेटा ऐसे, एक तार है बच्चे, है ना, ऐसे, ठीक है। और इस तार के साथ हम लोगों ने ना एक हुक लगा रखी है। इस तार के साथ बेटा हमने इस तरह से एक हुक लगा रखी है और हुक के नीचे हम बड़ा कुछ मासेस ऐड कर सकते हैं, ऐसे मासेस लगाकर। इसके साइड में, इस तार के साइड में बड़ा एक स्केल भी लगा देते हैं। इसके साइड में एक स्केल है, पैरेलल में ऐसी स्केल है, ठीक है। स्केल बड़ा ऑफ कोर्स ऐसे मार्किंग्स होंगी, ऐसे मार्किंग्स होंगी, ठीक है। हम शुरुआत में कोई मास नहीं लटका रखा था, तो इस तार की लेंथ ये थी। फिर धीरे धीरे मास चेंज करेंगे और इसकी लेंथ में कितना इंक्रीमेंट होता है, इसकी लेंथ कितनी बढ़ती है, उसको हम जज करेंगे, ठीक है। चलिए इस एक्सपेरिमेंट से जो मेरे पास बड़ा ग्राफ आता है उसे हम अलग से बनाते हैं और उसी को हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कह रहे हैं। वाई एक्सिस में बड़ा हम लोग स्ट्रेस और एक्स एक्सिस में हम लोग स्ट्रेन। ये लीजिए बच्चे, एक्स एक्सिस में आपके पास ये स्ट्रेन है और वाई एक्सिस में आपके पास स्ट्रेस है। स्ट्रेस कैसे वेरी करेंगे, इस एम मास की वैल्यू को चेंज करेंगे तो टेंशन लगातार चेंज होगी। टेंशन चेंज होगी तो ऑफ कोर्स टेंशन अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज होगा और अगर वो चेंज होगा तो आपका स्ट्रेन भी चेंज होगा। बिल्कुल शुरुआत में हमने इस हुक के साथ कोई मास नहीं लगा रखा, कोई मास नहीं लगा रखा तो कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं तो कोई स्ट्रेस नहीं है, और कोई स्ट्रेस नहीं तो तार अपनी नेचुरल लेंथ पर होगा, तो कोई स्ट्रेन भी नहीं है। इसका मतलब ऑफ कोर्स बेटा स्ट्रेस जीरो तो आपका स्ट्रेन भी जीरो। मैंने हल्का सा मास बढ़ाया, लेट से बेटा मैंने कोई 50 ग्राम मास रखा। जैसे 50 मास ग्राम रखा, हल्की सी बेटा लेंथ बढ़ी। फिर मैंने 100 ग्राम मास रखा तो लेंथ और बढ़ी। 150 ग्राम मास रखा तो लेंथ और बढ़ी। 200 ग्राम मास रखा तो लेंथ और बढ़ी। हमने इस बात को नोटिस किया कि मैं जितना ज़्यादा मास रखता हूँ लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बढ़ती है। मतलब 50 ग्राम मास रखने पर हो सकता है कि लेंथ जो है वो 0.1 मिलीमीटर बड़ी हो। 100 ग्राम रखते ही 0.2 मिलीमीटर बड़ी हो। 150 ग्राम रखते ही हो सकता है कि बेटा वो 0.3 मिलीमीटर बड़ी हो, और 200 ग्राम रखते हो सकता है कि 0.4 मिलीमीटर बड़ी हो। तो इससे मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो भी लेंथ बड़ी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन है, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mg है, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक तरह से स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस और जो स्ट्रेन होंगी वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी। सो वी कुड इजीली से कि जैसे जैसे बेटा आप इस m की वैल्यू बढ़ाओगे वैसे 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 लगातार लेंथ बढ़ेगी, और स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। कुछ कुछ ऐसा सा जुगाड़ आएगा। ये जो हमारा पॉइंट है बेटा मैं उसको O कह रहा हूं, और इस पॉइंट को बेटा मैं एक बार के लिए A कह रहा हूं। और ये जो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है ये एक लिमिट तक ही चलेगी बेटा, एक लिमिट तक ही चलेगी, ठीक है। अगर मैंने इस m मास को हटा दिया तो तार वापस से अपनी एक्चुअल पोजीशन पे चला जाएगा। मतलब अगर मैंने इस m मास को हटा दिया तो बेटा आपकी स्ट्रेस जीरो हो जाएगी, स्ट्रेन आपकी वापस से जीरो हो जाएगी। तो स्ट्रेस बढ़ाने पर स्ट्रेन बढ़ेगी, स्ट्रेस बढ़ाने पर स्ट्रेन बढ़ेगी, स्ट्रेस बढ़ाने पर स्ट्रेन बढ़ेगी।
अगर मैंने स्ट्रेस को घटा दिया उस एम मास को कम करके या एम मास को हटाकर, तो बेटा वापस से ग्राफ आपका पीछे भी आ सकता है। ठीक है, चलिए बेटा, लेकिन ये स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो स्ट्रेन है, ये सिर्फ और सिर्फ एक लिमिट तक ही होगा बेटा, सिर्फ और सिर्फ एक लिमिट तक ही होगा। इसमें O से A तक जो रीजन है बेटा, इट इज योर रीजन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और इस रीजन के अंदर, O से A रीजन के अंदर हमारे पास जो स्ट्रेस है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और अगर आसान शब्दों में कहें तो स्ट्रेस इज इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस टाइम्स स्ट्रेन। इट इज ऑल्सो नोन एज हुक्स लॉ। सिर्फ और सिर्फ इस रीजन के अंदर ही बेटा आपका जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, और स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो स्ट्रेन है बेटा, वही आपका हुक्स लॉ वाला रीजन है। ये आपका हुक्स लॉ है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यही हमारा हुक्स लॉ है। यही नहीं बेटा, मैं यहां से ये भी कह सकता हूं कि यंग्स मॉडुलस इज सिंपली स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ध्यान से देखो तो स्ट्रेस जो है वो वाई एक्सिस में है और स्ट्रेन आपका एक्स एक्सिस में है, तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि tan थीटा इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो आप ये भी कह सकते हो कि यंग्स मॉडुलस इज सिंपली tan ऑफ थीटा। इतना लिखना बच्चों, इस बात को समझना, स्लोप जो है वो आपको यंग्स मॉडुलस की वैल्यू दे रहा है। ये जो हमारा ए पॉइंट है, जहां तक आपका स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है बेटा, इस ए पॉइंट को हम प्रोपोर्शनल लिमिट भी कह सकते हैं, या फिर बेटा लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी कह सकते हैं, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी कह सकते हैं। ठीक है बेटा, यहां तक ठीक है। तो O से लेकर A तक आपकी जो स्ट्रेस थी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन थी। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ कि आपने जैसे जैसे इस m मास को और बढ़ाया, तो अगेन बेटा आपकी स्ट्रेन फिर से बढ़ रही थी। मतलब स्ट्रेस बढ़ाने पर, मतलब m बढ़ाने का मतलब क्या है, टेंशन बढ़ना, टेंशन बढ़ना मतलब स्ट्रेस बढ़ना। स्ट्रेस बढ़ रहा था तो स्ट्रेन फिर से बढ़ ही रहा था, लेकिन स्ट्रेन जो थी ना वो अब थोड़ी सी और रैपिडली बढ़ रही थी। सर रैपिडली बढ़ रही थी मतलब इस रीजन के अंदर हमने देखा कि हर लगभग 50 ग्राम मास ऐड करने पर लगभग 0.1 मिलीमीटर लेंथ बढ़ रही थी। इस रीजन को पार करते वी फाउंड दैट कि 50 ग्राम मास ऐड करने पर जो लेंथ है अब वो 0.1 मिलीमीटर ना बढ़कर 0.15 मिलीमीटर या 0.2 मिलीमीटर बढ़ रही थी। मतलब स्ट्रेस बढ़ाने पर स्ट्रेन बढ़ रही थी, बट स्ट्रेन इज नाउ इंक्रीजिंग मोर रैपिडली एंड इट इज नॉट लीनियर फंक्शन, समथिंग लाइक दैट। तो इसके बाद बेटा हमने ऐसा पाया कि जो आपका ग्राफ है उसका स्लोप हल्का सा कम हो गया है। स्लोप हल्का सा कम हो गया, इस बात का मतलब ये है कि अगर आप अब हल्का सा भी स्ट्रेस बढ़ाते हो तो जो स्ट्रेन का जो चेंज आएगा वो ज्यादा आएगा। तो इस पॉइंट को क्रॉस करने के बाद, बी वाले पॉइंट को क्रॉस करने के बाद आपका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं रहता। सॉरी, इस ए पॉइंट को क्रॉस करने के बाद आपका जो ग्राफ है बेटा वो स्ट्रेट लाइन नहीं रहता। ऐसे बेटा अगर मैं लगातार स्ट्रेस बढ़ाता गया, स्ट्रेन बढ़ता गया, स्ट्रेस बढ़ाता गया, स्ट्रेन बढ़ता गया, एक पॉइंट आएगा मेरे पास बी। बी जो पॉइंट है उसको मैं एक नाम दे रहा हूं बेटा, इलास्टिक लिमिट। आपको बेटा नजर तो आ रहा है, बी पॉइंट इज नोन एज इलास्टिक लिमिट। बेटा बी पॉइंट आपका इलास्टिक लिमिट। मैं मानता हूं कि ए से बी तक अब हुक्स लॉ वैलिड नहीं है, अब आपका स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो ए से बी का जो रीजन है इसके अंदर हुक्स लॉ इज नॉट वैलिड। बल्कि मैं एक बात और बोलूंगा कि ए से बी जो रीजन है इसके अंदर अगर आप स्ट्रेस बढ़ाते हो तो स्ट्रेन का जो चेंज है वो हमारे इलास्टिक वाले रीजन के मुकाबले ज्यादा आता है,
पहले बेटा आपको स्ट्रेन बढ़ाने के लिए जितना स्ट्रेस चेंज करना होता था उससे ज़्यादा बेटा आपके पास इस बार स्ट्रेन ज़्यादा आ रहा है। वो आपको नज़र भी आ गया होगा कि पहले स्लोप ज़्यादा था बेटा, बाद में स्लोप कम है। और स्लोप कम है इस बात का अर्थ क्या है कि हल्का सा भी आपने अगर स्ट्रेस बढ़ा दिया तो स्ट्रेन आपका ज़्यादा बढ़ेगा। तो आप ऐसा कह सकते हो कि ए से बी के अंदर स्मॉल चेंज इन स्ट्रेस can cause larger change in strain. I hope it's fair enough. लेकिन सर बी वाले पॉइंट को आपने इलास्टिक लिमिट क्यों कहा? बेटा इलास्टिक लिमिट ऐसे कहा कि बी वाले पॉइंट तक भी अगर मैं चला गया, मैंने बेटा ऑफ कोर्स एम मास बढ़ाते बढ़ाते बी वाले पॉइंट तक पहुंच गया। अब अगर मैं एम मास को कम करता हूं या एम मास को हटाता हूं, एम मास को कम करना मतलब टेंशन कम करना, मतलब स्ट्रेस कम करना। अगर मैं स्ट्रेस कम करूंगा तो स्ट्रेन कम होगी कम होगी कम होगी कम होगी और इसी कर्व को वापस रिपीट करते 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 पार्टिकल वापस पहुंच जाएगा। कहने का अर्थ हुआ कि इस एम मास को मैं धीरे धीरे कम करता गया 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 तो बड़ा वापस से आपका जो तार है वो अपनी उसी लेंथ पर वापस आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा। और अगर मैंने सारा का सारा मास हटा दिया तो आपका जो तार है वो वापस से उसी पोजीशन पर पहुंच जाएगा जिस पोजीशन के अंदर उसके पास ना तो कोई स्ट्रेस थी ना कोई स्ट्रेन थी, उसके पास किसी प्रकार की कोई फाइनल डिफॉर्मेशन नहीं रहेगी। तो O से B तक मैं जानता हूं कि O से B के अंदर सिर्फ और सिर्फ O से A तक ही रीजन ऐसा था जिसमें स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन था। A से B तक स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन नहीं था, ग्राफ जो है थोड़ा सा कर्व्ड हो गया, कोई बात नहीं, बट फिर भी हमारा जो तार है अभी भी इलास्टिक है। अगर आपने डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया तो तार आपका वापस से अपनी एक्चुअल शेप साइज ज्योमेट्री को अचीव कर लेगा। तो आप ऐसा कह सकते हो कि टिल पॉइंट बी, बड़ा बी पॉइंट तक वायर हैव इलास्टिक प्रॉपर्टी। एंड व्हेन आई से इलास्टिक प्रॉपर्टी, व्हाट आई मीन दैट कि बी पॉइंट तक जाने के बाद अगर मैं इसमें से अगर मान लीजिए कि स्ट्रेस कम करता हूं या जीरो कर देता हूं तो तार बड़ा वापस से इसी कर्व के अलोंग वापस आ जाएगा। और अगर सारी स्ट्रेस खत्म कर देता हूं तो वापस से एक्चुअली वही शेप साइज ज्योमेट्री वापस से अचीव कर लेगा। तो व्हाट आई मीन दैट कि इफ वी रिमूव deforming force, if we remove deforming force, wire will achieve its actual shape, size, ज्योमेट्री। तार जो है बड़ा अपनी एक्चुअल शेप साइज ज्योमेट्री को अचीव कर लेगा अगर हम बी पॉइंट तक जाते हैं तो। ठीक है, तो इसलिए मैंने जानबूझकर बी का पॉइंट का नाम क्या निकाल दिया, इलास्टिक लिमिट, क्योंकि यहां तक तार का जो बिहेवियर है वो इलास्टिक है। ठीक, आई रियली होप बेटा यहां तक बात समझ आ गई। ये जो ओ से बी तक का जो रीजन है बेटा, ओ से बी तक का जो रीजन है, दिस रीजन इज नोन एज ऑफ कोर्स elastic region. But this region is known as your elastic region. Fair enough? आगे चलते हैं बेटा। B पॉइंट को पार करने के बाद, B पॉइंट को पार करने के बाद कहानी में एक हल्का सा ट्विस्ट आता है। क्या ट्विस्ट बेटा, सुनना। B पॉइंट को पार करने के बाद भी अगर आप बेटा स्ट्रेस बढ़ाते हो, स्ट्रेस कैसे बढ़ानी है, ऑफकोर्स एम मास बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ तो बड़ा ऑफकोर्स स्ट्रेन बढ़ेगी और स्ट्रेन रैपिडली बढ़ेगी। हल्का सा भी स्ट्रेस बढ़ाने पर स्ट्रेन बड़ा ज़्यादा बढ़ेगी, स्ट्रेन ज़्यादा बढ़ेगी तो ग्राफ ज़्यादा फ्लैट होगा क्योंकि इस तरफ स्ट्रेन है ना, तो बड़ा ग्राफ विल स्टिल बी लाइक दिस, लेकिन बी पॉइंट को पार करने के बाद खास बात यह है कि लेट से बड़ा यहां पर कोई ना कोई पॉइंट से मेरे बच्चे, लेट से कोई सी पॉइंट, तो अगर मैं एम मास बढ़ाते 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 स्ट्रेस बढ़ाते 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 ऐसे सिचुएशन में पहुंच गया कि बेटा मैं इस इलास्टिक रीजन को क्रॉस कर दिया,
इलास्टिक रीजन को क्रॉस करते करते स्ट्रेस जो है मैं इतनी लिया कि मैं सी पॉइंट पर पहुंच गया। अब अगर मैं एम मास को हटाऊं 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 और हटाते 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 टेंशन कम करते करते अगर जीरो कर दूं तो तार अब अपनी एक्चुअल शेप साइज ज्योमेट्री को अचीव नहीं कर पाएगा। सारा मास हटा लोगे, सारी टेंशन हटा लोगे, सारी स्ट्रेस हटा लोगे, तब भी बेटा तार के अंदर कोई ना कोई एलोंगेशन रह ही जाएगी, कोई ना कोई स्ट्रेन रह ही जाएगी। सो व्हाट आई मीन दैट कि इस बी पॉइंट को क्रॉस करने के बाद अगर मैं स्ट्रेस घटाऊंगा, अगर बेटा मैं स्ट्रेस घटाऊंगा तो आपका जो ग्राफ है वो एग्जैक्टली उसी कर्व पर वापस नहीं जाएगा। स्ट्रेस घटाओगे, स्ट्रेन घटाओगे, स्ट्रेस घटाओगे, स्ट्रेन घटाओगे, स्ट्रेस घटाओगे, स्ट्रेन घटाओगे, स्ट्रेस घटाओगे, स्ट्रेन घटाओगे, और स्ट्रेस घटाते 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 अगर जीरो कर दोगे तब भी बेटा कुछ ना कुछ स्ट्रेन तो रह ही जाएगी। बिकॉज नाउ बी पॉइंट तक ही आपका जो तार था उसका बिहेवियर इलास्टिक था, उसके बाद उसका बिहेवियर प्लास्टिक जैसा हो गया। और ये इस पॉइंट को मैं ओ डैश बोल दूं, ये ओ से ओ डैश तक जो रीजन है बेटा मेरे पास ये एक तरह से परमानेंट स्ट्रेन रह गई बेटा। भले आपने सारा का सारा मास हटा दियो लेकिन तार की जो लंबाई है वो अब वापस से एक्चुअल लेंथ पर नहीं पहुंची है। उसकी लंबाई बेटा हल्की सी जो है वो जितनी होनी चाहिए थी उससे थोड़ी सी ज्यादा है, और इसके अंदर कुछ ना कुछ स्ट्रेन रह गया। सी पॉइंट में कोई खास बात नहीं है। बी के आगे कोई सा भी पॉइंट हुआ, बी के आगे कोई सा भी पॉइंट हुआ, उस पॉइंट के बाद बी को क्रॉस करने के बाद, बी को क्रॉस करने के बाद, इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करने के बाद भी अगर बड़ा लगातार आप टेंशन बढ़ाते गए, स्ट्रेस बढ़ाते गए, तो जैसे टेंशन हटाओगे तो तार जो होगा अपनी एक्चुअल शेप साइज ज्योमेट्री को अचीव नहीं कर पाएगा। और अब बेटा तार का जो बिहेवियर वो कैसा हो गया, प्लास्टिक। इसके बाद बेटा अगेन स्ट्रेस बढ़ाओगे स्ट्रेन बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ाओगे स्ट्रेन बढ़ेगा, बट ग्राफ विल नॉट बी ऑफ कोर्स लीनियर। ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस। ऐसे चलते चलते बेटा मेरे पास एक पॉइंट आएगा डी, और उसके बाद बेटा ग्राफ विल बी लाइक दिस। डी जो पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस। डी इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस या फिर ब्रेकिंग स्ट्रेस। मतलब आप स्ट्रेस बढ़ाते बढ़ाते एक लिमिट तक ले गए और आपका जो तार है ना वो एक फिक्स्ड स्ट्रेस से ज्यादा तो सहन ही नहीं कर सकता। अगर आप डी पॉइंट तक पहुंच गए, अब बड़ा तार का टूटना तय है, अब तार टूटेगा। अगर आप चाहते थे कि तार ना टूटे तो आपको बड़ा डी पॉइंट तक स्ट्रेस बढ़ानी नहीं चाहिए थी, और अब बड़ा पक्की बात है कि स्ट्रेस तो इतनी ज्यादा हो चुकी है कि ब्रेकिंग स्ट्रेस पे आ गया, अब आपका तार टूटेगा। ठीक है बच्चों, तो डी आपका मैक्सिमम स्ट्रेस है, डी से ज्यादा स्ट्रेस आप कर ही नहीं सकते। डी पॉइंट पर पहुंचने का मतलब बेटा अब आपका जो वायर है वो टूटेगा। डी पॉइंट के बाद भी, अच्छा डी पॉइंट में खास बात बेटा ये है कि आप एम बढ़ाते गए, जो मास लटका रखा था वो लगातार बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, तार में टेंशन लगातार बढ़ते गई, टेंशन बढ़ता गया तो स्ट्रेस बढ़ता गया। स्ट्रेस मतलब टेंशन अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ता गया, तो वो लगातार बढ़ते, स्ट्रेस बढ़ते 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 डी पॉइंट तक पहुंच गए। अब डी पॉइंट पर पहुंच गए, उसके बाद अगर आपने स्ट्रेस घटा भी दिया, अगर आपने एम मास घटा भी दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी लगातार आपकी जो स्ट्रेन है वो बढ़ेगी। मतलब अगर एक बार आप डी पॉइंट पर पहुंच गए, उसके बाद अगर आपने किसी तरह से स्ट्रेस घटा भी दी, स्ट्रेस कैसे घटाओगे, जो नीचे मास लटका रखा है उसमें से कुछ मासेस कम कर दो, कुछ मासेस को हटा दो। अगर आप कुछ उसमें से मासेस अगर लगातार कम भी कर दोगे, स्ट्रेस कम भी कर दोगे, तो ऐसा नहीं कि तार वापस से आएगा, नहीं, बल्कि तार जो है वो तो बिल्कुल एकदम थिन होता जा रहा है, थिन होता जा रहा है, एंड इट इज बिहेविंग लाइक ए फ्लूइड, बिल्कुल फ्लो होना स्टार्ट कर दिया उसने। आपने कई बार नोटिस भी किया होगा कि तार को इतना खींचते गए, इतना खींचते गए, इतना खींचते गए कि तार जो है बेटा बिल्कुल ऐसे ऐसे फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। तो डी पॉइंट को क्रॉस करने का मतलब ये है कि उस पॉइंट को क्रॉस करने के बाद अगर आपने किसी तरह से स्ट्रेस को घटाया भी, तब भी बेटा आपकी स्ट्रेन लगातार बढ़ेगी, एंड द फ्लूइड विल बी एंड द वायर विल स्टार्ट टू फ्लो, बेटा वो फ्लो होने लग जाएगा, थिन होने लग जाएगा, और अब इसका जो बिहेवियर होगा बेटा वो ऑफकोर्स एक फ्लूइड की तरह बिहेवियर होगा। तो एक बात लिखना बेटा, आफ्टर रीचिंग पॉइंट डी,
if we even decrease stress, comma, strain will increase, comma, length of wire will keep on increasing, comma, wire will get thinner, comma, starts to flow and behaves like fluid. बड़ा फ्लूइड की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। कब? डी पॉइंट को क्रॉस करोगे। फिर बड़ा एक पॉइंट ऐसा आएगा, मैं बड़ा जिसको एक बार के लिए ई पॉइंट बोल दूं, जहां पर आपका जो तार है वो फ्लूइड की तरह बिहेव करता 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 टूट ही जाएगा। दिस ई पॉइंट इज नोन एज फ्रैक्चर पॉइंट। दिस ई पॉइंट इज नोन एज योर फ्रैक्चर पॉइंट। फ्रैक्चर पॉइंट ऑफ कोर्स बेटा नाम से आइडिया लग रहा होगा कि एट दिस पॉइंट वायर ब्रेक्स। बेटा जो तार है वो टूटेगा इस पॉइंट पे। हालांकि टूटना तो तय बेटा डीपर हो चुका था, डीपर पहुंचने टूटेगा ही भाई। डीपर अगर तुम पहुंच गए, उसके बाद तुम अगर स्ट्रेस कम भी करते हो तब भी बेटा ऑफ कोर्स ई पर तो जाएगा ही जाएगा, और अगर ई पर जाएगा तो ऑब्वियस बात है टूटेगा तो सही। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस पर पहुंचते ही बेटा हमारा तय हो गया कि तार तो टूटेगा। हाँ, उसका तो वो फ्लो किया और फ्लो करने के बाद टूटा, तो जो ई पॉइंट है उसका हमने एक नाम निकाल दिया अलग से, दैट इज नोन एज फ्रैक्चर पॉइंट। ये जो मेरा बी से ई तक का जो रीजन था बच्चे, बी से ई तक का जो रीजन था, दिस रीजन इज नोन एज प्लास्टिक रीजन। प्लास्टिक रीजन बेटा कहां से कहां तक? बी से ई तक। और हमारा इलास्टिक रीजन बच्चा कहां से कहां तक था? इलास्टिक रीजन था बेटा ऑफ कोर्स ओ से बी तक। इलास्टिक रीजन था ओ से बी तक, और प्लास्टिक रीजन है बेटा आपका बी से ई तक। फिर ना एक बात और, दो तरह के बेटा मटेरियल होते हैं, डक्टाइल एंड ब्रिटल। जो हमारे डक्टाइल मटेरियल्स होते हैं उनको आप बड़े आराम से बेटा इस तरह से वायर्स की फॉर्म में खींच सकते हो। उनके अंदर इलास्टिक लिमिट के बाद जो प्लास्टिक रीजन है वो अच्छा खासा बड़ा होता है। तो ध्यान रखना इस बात का कि जो भी आपके डक्टाइल मटेरियल होंगे, कभी लिखा हुआ आ जाए कि डक्टाइल मटेरियल है, तो इस बात का अर्थ यह है कि डक्टाइल मटेरियल जो है उसके पास ये वाला जो रीजन ना, प्लास्टिक रीजन, ये बड़ा होगा। इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करने के बाद भी बेटा उसको तुम बड़े आराम से काफी अच्छे खासी स्ट्रेन प्रोड्यूस होने तक आप उसको खींच सकते हो। तो डक्टाइल मटेरियल या फिर टेंसाइल मटेरियल, बेटा दो शब्द यूज कर रखे होते हैं। डक्टाइल मटेरियल और टेंसाइल मटेरियल का लार्ज प्लास्टिक रीजन होगा। इनका प्लास्टिक रीजन बड़ा खूब बड़ा होगा। व्हेन आई से प्लास्टिक रीजन, आई ऑफ कोर्स मींस कि बी से ई तक का जो रीजन होगा वो काफी बड़ा होगा। इसी तरह से एक वर्ड और है बेटा ब्रिटल। ब्रिटल उसको बोलते हैं जो बी पॉइंट को क्रॉस करते जल्दी से टूट जाए, मतलब बी के पास में ही ई पॉइंट हो। फ्रैक्चर पॉइंट जो है वो बी के पास में हो, और अगर फ्रैक्चर पॉइंट बी के पास में हो तो उनका प्लास्टिक रीजन बहुत ही छोटा होगा। तो बेटा मैं एक पॉइंट और कहना चाहूंगा, वो ये कि ब्रिटल जो ब्रिटल मटेरियल्स हैं उनके लिए बी एंड ई पॉइंट आर नियर। व्हेन आई से कि बी पॉइंट एंड ई पॉइंट आर नियर, इट मींस दैट smaller plastic region,
व्हेन आई से स्मॉलर प्लास्टिक रीजन, आई ऑब्वियसली मीन्स दैट कि जैसे ही आप बी पॉइंट को क्रॉस करोगे जल्दी टूट जाओगे। एज वी क्रॉस पॉइंट बी, ब्रिटल मटेरियल ब्रेक्स। जो ब्रिटल मटेरियल है बड़ा वो टूट जाएगा। तो बड़ा इस बात को ध्यान रखें कि आपके जो इलास्टिक आपके जो डक्टाइल मटेरियल है उनका प्लास्टिक रीजन बड़ा होगा और आपके जो ब्रिटल मटेरियल है उनका बड़ा प्लास्टिक रीजन बहुत ही छोटा होगा। बी पॉइंट को क्रॉस करोगे और जल्दी टूट जाओगे। अब कितना बी पॉइंट के नजदीक होगा उतना, और जहां पर वो बी और ई पॉइंट जितने नजदीक होंगे हमारा ऑब्जेक्ट उतना ही ज्यादा ऑफ कोर्स ब्रिटल होगा। आई होप बेटा ये वाली बात तुम समझ गए होंगे। इस पर बड़ा ऑफ कोर्स जेई मेन ने सवाल पूछ रखा है, लेकिन सवाल बड़ा मोर और लेस ये था, दो ग्राफ दे रखे थे, एक में प्लास्टिक रीजन कम दे रखा था, एक में प्लास्टिक रीजन ज्यादा दे रखा था, और पूछा था कि कौन सा आपका ब्रिटल है और कौन सा आपका डक्टाइल है। देखते बता दोगे बेटा, कोई खास दिक्कत तो उसमें है ही नहीं। आगे चलते हैं। चलो बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एक छोटा सा पॉइंट और है बेटा, दैट इज पॉइजन्स रेशियो। सुनिए, नेक्स्ट इज पॉइजन्स रेशियो। सुनिए बच्चों, मान लीजिए कि आपके पास बड़ा कोई इस तरह का कोई सिलेंडर है, इस तरह का बड़ा कोई सिलेंडर है जिसकी लेंथ बड़ा लेट से एल है और जिसका रेडियस लेट से बड़ा आपका आर है। मैंने इस पर नॉर्मल डायरेक्शन में, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में कोई फोर्सेस लगाए, ऐसे ऐसे फोर्सेस लगाने के कारण ऑफ कोर्स बड़ा उसकी लेंथ बढ़ेगी। लेंथ बढ़कर लेट से उसकी लेंथ बढ़कर लेट से मेरे बच्चों लेंथ हो गई एल प्लस डी एल, एल प्लस डी एल। ठीक है, लेंथ बढ़ेगी तो रेडियस में कोई बड़ा हल्का सा चेंज तो उसमें भी आएगा। हालांकि हमने मोस्टली सवाल में से नेगलेक्ट किया है, बट स्टिल रेडियस में हल्का फुल्का चेंज तो आएगा। पहले आपका जो रेडियस था बड़ा वो आर था, मैंने अब नए वाले रेडियस को आर प्लस डी आर लिख दिया है। मेरे बच्चे घर से बैठे बैठे चिल्ला रहे होंगे सर रेडियस तो घटना चाहिए ना। हाँ बेटा घटना चाहिए, तो डी आर अपने आप नेगेटिव हो जाएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो जो डी आर है ये बेटा हम अज्यूम कर रहे हैं कि आपका नेगेटिव आएगा। नाउ हाउ डज पॉइजन्स रेशियो इज डिफाइंड? बेटा पॉइजन्स रेशियो को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज सिंपली डिफाइंड एज Poisson's ratio is simply defined as fractional change in radius dr upon r, change in radius upon actual radius divided by fractional change in length। ठीक है बच्चों, अब हम जानते हैं कि अक्सर लेंथ बढ़ाओगे तो बड़ा रेडियस घटेगा, ये हम जानते हैं। लेंथ बढ़ाओगे तो रेडियस घटेगा, लेंथ बढ़ाओगे तो ऑफ कोर्स बड़ा आपका जो डीएल आएगा वो पॉजिटिव आएगा, रेडियस घटेगा तो डीआर की वैल्यू नेगेटिव आएगी। ठीक, तो ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा। मैं नहीं चाहता कि मेरा ये जो रेशियो है नेगेटिव आए, तो इसलिए मैं फॉर्मूला में एक माइनस साइन और लगा रहा हूं। ये माइनस सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हमारा जो पॉइजन्स रेशियो है ये आपका पॉजिटिव आ जाए, बड़ा ये आपका पॉजिटिव आ जाए। तो दिस इज योर पॉइजन्स रेशियो। अच्छा पॉइंट है बेटा, याद रख सकते हो। ये आप देख ही रहे बेटा इस बात को कि हमारे पास ये एक यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ना इसके पास बड़ा कोई यूनिट है, ना इसके पास बड़ा कोई डायमेंशन है। ऊपर भी फ्रैक्शन है, नीचे भी फ्रैक्शन है, सो इट इज यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अच्छा एक बात और, जैसे मान लो ये सिलेंड्रिकल सरफेस है इस तरह की, तो इसका जो वॉल्यूम होगा बड़ा दैट विल बी ऑफ कोर्स पाई आर स्क्वायर इंटू एल। आर में अगर छोटा मोटा चेंज होगा तो एल में भी छोटा मोटा चेंज होगा। आर में और एल में अगर छोटे मोटे चेंजेस होंगे तो ऑफ कोर्स वॉल्यूम के अंदर भी छोटे मोटे चेंजेस होंगे। इन छोटे मोटे चेंजेस को, मतलब स्मॉल चेंजेस को हम रिलेट करने के लिए एक फॉर्मूला बना सकते हैं। ये काम सिर्फ और सिर्फ स्मॉल चेंजेस के लिए कर सकते हैं।
पूरे एक्सप्रेशन का लॉग ले लो, मेरे पास आ गया ln v इज इक्वल्स टू ln पाई प्लस बेटा 2 टाइम्स ln r, बेटा मैंने लॉग की प्रॉपर्टी लगा ली है, प्लस ln l। पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो। log v का डिफरेंशिएशन आएगा 1/v इंटू डी वी, बेटा पाई तो कॉन्स्टेंट है उसका तो 0, प्लस 2 टाइम्स ln r का डिफरेंशिएशन आएगा 1/r इंटू डी आर, ln l का डिफरेंशिएशन आएगा 1/l इंटू डी एल। देखो dr अपॉन r है एक तरह से फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस, dl अपॉन l जो है वो है फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, तो dv अपॉन v है हमारा फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि सर देखो ऐसा है कि dv अपॉन v, सॉरी हाँ बेटा, dv अपॉन v इज 2 टाइम्स dr अपॉन r। बेटा dr अपॉन r को मैं लिख सकता हूं क्या बेटा, माइनस सिग्मा टाइम्स dl अपॉन l, प्लस बेटा एक dl अपॉन l पहले से भी, और यहां से मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं कि दैट इज dl अपॉन l और 1 माइनस 2 टाइम्स सिग्मा। ये हमारे पास आ गया फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, कि कितना आपका वॉल्यूम चेंज हुआ है। अगर आपको परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम चाहिए तो पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को आप 100 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। आप कह सकते हो कि परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम इज ऑफ कोर्स तार का कितना वॉल्यूम चेंज हुआ अपॉन एक्चुअल कितना वॉल्यूम मल्टीप्लाई विथ 100। तो मेरे पास आ गया dl अपॉन l, थोड़ा कॉमन था, दैट इज लेंथ में चेंज अपॉन एक्चुअल लेंथ 1 माइनस 2 सिग्मा इंटू 100। दिस इज योर परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। मैं यहां से एक बात बताना चाहूंगा कि अगर सिग्मा की वैल्यू एग्जैक्टली हाफ है तो 1 माइनस 2 टाइम्स हाफ ये 0 हो जाएगा। तो इसका अर्थ होगा चाहे लेंथ बढ़े या घटे, लेंथ चाहे बढ़े या घटे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका जो वॉल्यूम है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये फिक्स रहेगा। अगर आपके सिग्मा की वैल्यू ग्रेटर देन हाफ है, अगर सिग्मा की वैल्यू ग्रेटर देन हाफ है तो ऑफ कोर्स बड़ा ये जो मल्टीप्लिकेशन हो गया 1 से बड़ा होगा, 1 में से ये वाला टर्म माइनस करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव आने का मतलब ये है कि लेंथ बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घट जाएगा। तो इस केस में ऑफ कोर्स लेंथ बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घट जाएगा, और अगर लेंथ घटाओगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। सिग्मा की वैल्यू अगर हाफ से कम हुई तो बेटा सिग्मा की वैल्यू अगर हाफ से कम हुई, कोई भी वैल्यू रख के देख लो, 1/3 रख के देख लो, 1/4 रख के देख लो, तो पॉजिटिव आएगी। ये वाली टर्म पॉजिटिव आएगी तो मतलब डीएल का साइन और डीवी का साइन सेम होगा। डीएल का साइन और डीवी का साइन सेम होगा मतलब लेंथ बढ़ेगी तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, और लेंथ घटेगी तो वॉल्यूम भी घटेगा। तो इस केस में लेंथ बढ़ेगी तो बेटा वॉल्यूम बढ़ेगा, और लेंथ घटेगी तो मेरे बच्चे वॉल्यूम भी तो घटेगा। बाकी फॉर्मूला अच्छा है, फॉर्मूला ना भी याद रहे तो कोई बहुत ऐसी बड़ी टास्क नहीं है, बट फिर भी बड़ा इस तरह का सवाल तो हम बड़े आराम से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, एक सवाल करना चाहूं तो बड़ा सवाल कर सकते हो। सवाल कीजिए बेटा, बड़ा लिखना। ए वायर having Poisson's ratio 1/4 is stretched to increase लेंथ बाई 1%। बेटा लेंथ को मैंने 1% बढ़ा दिया। सवाल है बेटा, फाइंड, पहला है बेटा परसेंटेज चेंज इन रेडियस, दूसरा बेटा परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। रेडियस में कितना परसेंटेज चेंज आएगा और वॉल्यूम में कितना परसेंटेज चेंज आएगा, दोनों पूछ रखे। अब सुनना बेटा,
हमें फॉर्मूले के हिसाब से पता है कि सिग्मा इज सिंपली डिफाइंड एज क्या, माइनस डी आर अपॉन डी एल इंटू एल। इसको ऊपर ले जाओ, मैं लिख सकता हूं चेंज इन रेडियस अपॉन एक्चुअल रेडियस इज इक्वल्स टू माइनस सिग्मा टाइम्स चेंज इन लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ। सो मुझे तो फ्रैक्शनल चेंज नहीं, मुझे तो परसेंटेज में इंटरेस्ट है, तो मल्टीप्लाई विथ 100, मल्टीप्लाई विथ 100। लुक एट लेफ्ट साइड, ये क्या है, चेंज इन रेडियस अपॉन एक्चुअल रेडियस इनटू 100, ऑफ कोर्स इट इज परसेंटेज चेंज इन रेडियस। dl अपॉन l इंटू 100, व्हाट इज इट, चेंज इन लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ इंटू 100, इट इज परसेंटेज चेंज इन लेंथ। तो आप कह सकते हो कि परसेंटेज चेंज इन रेडियस इज माइनस सिग्मा टाइम्स सिग्मा इज 1/4 मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज चेंज इन लेंथ, बेटा परसेंटेज चेंज इन लेंथ इज 1%, सो आंसर कम्स आउट विद माइनस 0.25%। माइनस आने का अर्थ क्या है, माइनस आने का यही अर्थ है कि लेंथ बढ़ाने पर रेडियस ऑफ कोर्स घटी है। ठीक है बच्चों, अब कोई मुझसे पूछ ले कि सर वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा, तो वॉल्यूम में हम जानते हैं कि बड़ा वायर है तो हम इसको सिलेंड्रिकल मान सकते हैं, पाई आर स्क्वायर इंटू एल। हमारे पास फॉर्मूला आया था डी वी अपॉन वी इज 2 टाइम्स डी आर अपॉन आर प्लस डी एल अपॉन एल। ये तो सारे फ्रैक्शनल चेंज के हिसाब से हो गए। अगर परसेंटेज में करना है तो मल्टीप्लाई विथ 100, मल्टीप्लाई विथ 100, मल्टीप्लाई विथ 100। देखो 2 टाइम्स, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है परसेंटेज चेंज इन रेडियस। पता है बेटा अपन को परसेंटेज चेंज इन रेडियस कितना है, परसेंटेज चेंज इन रेडियस है माइनस 0.25% प्लस डी एल अपॉन एल इंटू 100, ये क्या है परसेंटेज चेंज इन लेंथ। कहाँ गया बेटा, वो दे रखा है सवाल के अंदर, दैट इज 1%। ये आ गया माइनस 0.5%, ये आ गया मेरे पास 1%, कुल मिलाकर मेरे पास आ गया प्लस 0.5%। इसका मतलब आपका जो वॉल्यूम है वो 0.5% बढ़ा है। बढ़ना भी चाहिए बेटा, सिग्मा की वैल्यू है ना वो आपकी हाफ से छोटी है, तो बड़ा लेंथ बढ़ने पर वॉल्यूम तो बढ़ना ही चाहिए। अच्छा एक बात और, अब इसमें कोई बच्चा कह दे कि सर फॉर्मूला काम कर लूँ, हाँ बेटा क्यों नहीं, मेरे पास आ गया डी वी अपॉन वी इंटू 100 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 टाइम्स सिग्मा इंटू डी एल अपॉन एल इंटू 100। अरे यार डी एल अपॉन एल इंटू 100 तो परसेंटेज चेंज इन लेंथ ही तो होता है, वो सवाल के अंदर में दे रखा है 1%। बड़ा 1 माइनस हाफ कितना हो गया, हाफ, हाफ इंटू 1 कितना हो गया 0.5। परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम डायरेक्ट हम फॉर्मूले से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बेटा एक बात हो, आपने कई जगह ना फॉर्मूले में ऐसा भी देखा होगा, मैंने ऊपर ना फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस लिख दिया, कई जगह बेटा फ्रैक्शनल चेंज इन डायमीटर भी लिखते हैं, चेंज इन डायमीटर अपॉन एक्चुअल डायमीटर डिवाइड बाय चेंज इन लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ। एक ही बात है बेटा, फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस होना और फ्रैक्शनल चेंज इन डायमीटर होना एक ही बात है। सर एक बात कैसे, डायमीटर दुगना होता है भाई, रेडियस के मुकाबले अगर डायमीटर दुगना होगा तो ऑब्वियस बात है कि चेंज इन रेडियस के मुकाबले चेंज इन डायमीटर भी दुगना ही होगा, तो उन दोनों का जो रेशियो होगा वो एग्जैक्टली सेम आएगा। तो हो सकता है बेटा बुक्स वगैरह में एक फॉर्मूला तुम और देख लो कि सिग्मा इज माइनस फ्रैक्शनल चेंज इन डायमीटर अपॉन फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। ये लो बेटा, ये है फ्रैक्शनल चेंज इन डायमीटर, ये है फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। माइनस साइन तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हम चाहते हैं कि हमारा सिग्मा पॉजिटिव है, और कोई हमारा ऐसा एम नहीं है। तो बेटा ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है, अलग अलग नहीं है, कोई 2 का फैक्टर जबरदस्ती लगा मत देना। रेडियस के मुकाबले डायमीटर दुगना है तो चेंज इन रेडियस के मुकाबले चेंज इन डायमीटर भी तो दुगना ही होगा, तो फ्रैक्शन तो एग्जैक्टली आपका सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए बच्चों आगे चलते बेटा, नेक्स्ट इज चैप्टर का जो 95% हिस्सा है बेटा वो तो सिर्फ और सिर्फ यंग्स मॉडुलस के इर्द गिर्द ही था। 2 रेशो और हैं, मैं हल्का फुल्का आपको शुरुआत में इंट्रोड्यूस तो कर ही चुका था। जैसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो रेशो था उसका यंग्स मॉडुलस नाम निकाल दिया, वैसे ही शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन का जो रेशो होगा उसका हम नाम निकालेंगे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और हमारा जो बड़ा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन था उसके रेशो का हम नाम निकालेंगे बल्क मॉडुलस। चलिए बारी बारी से उनको भी हम देख ही लेते हैं। नेक्स्ट इज
मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये अक्सर मेरे बच्चे नीटा से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, नीटा से। व्हाट इज इट सेज? नीटा इज सिंपली डिफाइंड एज shear stress या टेंजेंशियल स्ट्रेस डिवाइड बाय shear strain। आपको बड़ा ये shear stress और shear strain याद ही होंगे, उन दोनों का जो रेशियो है बेटा उसको मॉडुलस रिजिडिटी बोलेंगे। अगेन बेटा सारी बातें वही है, ऊपर तो स्ट्रेस है नीचे स्ट्रेन है, तो यूनिट विल बी ऑफ कोर्स वही जो स्ट्रेस की यूनिट है, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगली बात बेटा डायमेंशन क्या होगी? डायमेंशन भी ऑफ कोर्स m l माइनस 1 t माइनस 2। ठीक है, किसकी प्रॉपर्टी है? ऑफ कोर्स इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। अलग अलग प्रॉपर्टी, अलग अलग मटेरियल की अलग अलग प्रॉपर्टी होगी, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। अलग अलग मटेरियल की बड़ा नीटा की वैल्यू अलग अलग आएगी। फिर ना सीधा सवाल ही पूछ लूँ, बहुत ज़्यादा बातें इसमें बड़ा है ही नहीं, है ना, सीधा आपसे सवाल ही पूछ लेता हूँ। आपके पास बड़ा इस तरह से एक क्यूबॉइड काइंड ऑफ अरेंजमेंट है बेटा, ठीक है। नीचे वाला जो बेस है इसका ये तो फिक्स है, ये जो हाइट है बड़ा ये 2 मीटर है, ये बड़ा पॉइंट ए मान लेता हूँ, ये बड़ा मैं पॉइंट एक बार के लिए बी मान लेता हूँ, ठीक। ये वाला सी, ये वाला डी, हाइट है बड़ा 2 मीटर, ये लेंथ है बड़ा 2 मीटर, ये बड़ा 3 मीटर। ऐसा इस ऊपर वाले फेस पर मैंने इस ब्लॉक पर सामने की तरफ एक फोर्स लगा दिया, लेट्स से 100 न्यूटन। टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स है, नॉर्मल नहीं बेटा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स है। इसके कारण आपका जो ब्लॉक है बेटा वो हल्का सा यूं टिल्ट होगा। इस ब्लॉक का जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है वो मुझे गिवन है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज 2 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। छोटे छोटे सवाल हैं। पहला, फाइंड टेंजेंशियल स्ट्रेस बोल दो या शेयर स्ट्रेस बोल दो, एक ही बात है बेटा। फाइंड टेंजेंशियल स्ट्रेस। दूसरा बेटा, फाइंड टेंजेंशियल स्ट्रेन। तीसरा बाद में पूछूंगा, तीसरा पहले दो निकाल दो, पहले दो निकाल दो फिर बाद में पूछूंगा, ठीक। हाँ, सबसे पहले पहला सवाल करते हैं, टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या है बेटा? टेंजेंशियल स्ट्रेस इज ऑफ कोर्स टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया। कितना टेंजेंशियल फोर्स लगा है? सारा का सारा फोर्स टेंजेंशियल ही है। कोई फोर्स अगर ऐसे होता तो बड़ा ऑफ कोर्स हमें कोई कंपोनेंट वगैरह लेना पड़ता। इस बार तो सारा का सारा फोर्स ऐसे ही है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही है, दैट इज 100 न्यूटन अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। किस एरिया पर ये लगा है? आप बोलो सर इस एरिया पर लगा है, 2 × 3 6 मीटर स्क्वायर, दैट इज 50/3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज अवर शेयर स्ट्रेस। हमसे अगले सवाल के अंदर पूछ रखा है कि बताओ कि शेयर स्ट्रेन क्या है? बड़ा शेयर स्ट्रेन इज ऑफ कोर्स शेयर स्ट्रेस अपॉन नीटा। व्हाट इज शेयर स्ट्रेस? शेयर स्ट्रेस इज 50/3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नीटा इज 2 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वो कैंसिल हो गए बड़ा, दिस इज 25/3 × 10⁻⁻⁹ ये शेयर स्ट्रेन। इसके कारण होगा क्या? इसके कारण होगा ये कि आपका जो ब्लॉक था ना वो हल्का सा टिल्ट होगा, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा टिल्ट होगा। और डायग्राम बनाने के लिए ऐसे बना दो कि आपका मान लीजिए बेटा पहले ऐसे, ये नहीं, हाँ यहाँ जगह चाहिए। पहले मान लीजिए कि आपका जो ब्लॉक था बेटा वो यूँ था, क्या हाइट थी? 2 मीटर थी, ऐसे था। जैसे फोर्स आपने यूं लगाया आपका ब्लॉक हल्का सा टिल्ट हो जाएगा, ऐसे बहुत छोटा सा एंगल आएगा बेटा, ऐसा ऐसे।
जो ए पॉइंट पहले यहां था बेटा वो ए पॉइंट यहां पर आ जाएगा, और बेटा जो पहले बी पॉइंट यहां था अब बेटा बी पॉइंट यहां पर आ जाएगा। तो सामने की तरफ एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा एक्स, ये एक बहुत ही चिन्ना सा एंगल आ जाएगा थीटा। तो मेरा अगला सवाल बेटा ये है कि ए का पॉइंट ए का डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना हुआ है, मतलब ब्लॉक जो है वो उसका ऊपर वाला फेस है वो सामने की तरफ कितना गया है, थोड़ा सा जाएगा बट पूछ रखा है आपसे। तो मैं तीसरा सवाल बोल रहा हूं बेटा, फाइंड एक्स एंड थीटा। बेटा थीटा और एक्स बेटा जो डायग्राम में दिखा रखे वही पूछें। तो शेयर स्ट्रेन क्या था बेटा, शेयर स्ट्रेन था याद करो एक्स अपॉन एच, एक्स अपॉन एच। तो मेरे पास आ गया एक्स अपॉन 2 मीटर इज 25/3 इंटू 10⁻⁻⁹। तो x की वैल्यू आ गई है 5/3 इंटू 10⁻⁻8 मीटर। बहुत ही हल्का सा आ गया, ठीक है। कोई मुझसे पूछे कि सर एंगल कितना होगा, बेटा ये अगर तुमसे एंगल पूछ रहे हो, थीटा पूछ रहे हो, तो थीटा इज सिंपली, वैसे तो tan थीटा इक्वल्स टू एक्स अपॉन एच होना चाहिए, लेकिन थीटा है इतना छोटा कि चाहे tan थीटा लिख लो चाहे sin थीटा लिख लो चाहे थीटा लिख लो, एक ही बात है। तो थीटा की वैल्यू ऑफ कोर्स आ गई है x अपॉन एच। अरे x अपॉन एच तो हमें पहले से पता है कितना बेटा, 25/3 इंटू 10⁻⁹ रेडियंस। ये मेरा आंसर है बेटा, ये हमारा आंसर आ गया। आसान से बेटा सवाल था। आगे चले, चलो बच्चों नेक्स्ट है, ऐसा एक रेशियो और रह गया बेटा, कौन सा, वॉल्यूमेट्रिक वाला। उस रेशियो को हम नाम देंगे बल्क मॉडुलस। हालांकि बल्क मॉडुलस का हमने हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन बेटा पहले पढ़ भी रखा है, बट चलिए एक बार फाइनली हम देख भी लेते हैं। नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज बल्क मॉडुलस। सुनना बच्चों, ये मान लीजिए कि आपके पास बेटा कोई ना कोई सॉलिड है, हर तरफ से प्रेशर लगा है ऐसे, और इस प्रेशर लगने के कारण, भाई प्रेशर तो हर टाइम बेटा किसी भी सॉलिड पर एटमॉस्फेयर तो लगता रहता है, तो प्रेशर लग रहा है P और उसके कारण इसका वॉल्यूम है V। मैंने क्या किया कि इस पर साइडों से लगने वाला प्रेशर जो था वो बढ़ा दिया, और P से बढ़ाकर मैंने लेट से कर दिया P + dP। तो जैसे वॉल्यूम बढ़ाऊंगा, सॉरी बेटा जैसे प्रेशर बढ़ाऊंगा, मैं जानता हूं कि इसका वॉल्यूम हल्का फुल्का चेंज होगा। पहले वॉल्यूम V था, तो बेटा मान लेता हूं कि अब वॉल्यूम हो गया है V + dV। सर वॉल्यूम तो घटना चाहिए ना, हाँ बेटा घटना चाहिए, तो ऑब्वियस बात है बेटा dV की वैल्यू पॉजिटिव नहीं आएगी बेटा, क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, ठीक ना। बल्क मॉडुलस को हम B से तो रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट इज सिंपली वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज ऑफ कोर्स कि कितना प्रेशर आपने बढ़ाया है। आप बोलो सर मैंने प्रेशर बढ़ाया है dP, स्ट्रेन इज ऑफ कोर्स dV अपॉन V। dV अपॉन V इज ऑफ कोर्स वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। लेकिन प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर घटाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो dP और dV का साइन हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होगा। हम नहीं चाहते कि हमारे बल्क मॉडुलस की वैल्यू नेगेटिव आए, तो जानबूझ के फॉर्मूले में मैंने एक माइनस साइन और लगा दिया कि अब कुल मिलाकर हमारा जो आंसर आएगा वो पक्की बात है कि वो पॉजिटिव आएगा। आंसर मतलब बल्क मॉडुलस की वैल्यू आपकी पॉजिटिव आएगी। तो हमारा फायदा ये बेटा, ठीक है कांस्टेंट है, पॉजिटिव रहे तो अच्छी बात है, बढ़िया लगता है। तो बल्क मॉडुलस आपका पॉजिटिव आएगा, ठीक है, अच्छी बात है बेटा। तो है ना, ये बल्क मॉडुलस हो गया। dP क्या है बेटा, चेंज इन वॉल्यूम, सॉरी dP क्या है, चेंज इन प्रेशर, dV क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, V क्या है, एक्चुअल वॉल्यूम। इतनी सी कहानी है। अच्छा बेटा एक बात, बल्क मॉडुलस का जो उल्टा है उसको हम कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। कभी कभी हो सकता है बेटा कहीं ना कहीं आपको लिखा हुआ दिख जाए, कंप्रेसिबिलिटी इज जस्ट इनवर्स ऑफ बल्क मॉडुलस। अलग से कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है।
ठीक है। बल्क मॉडुलस की बड़ा यूनिट वही होगी जो प्रेशर की होगी, वही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वगैरह वगैरह, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। ठीक है। एक सवाल, एक नहीं बेटा, 2 सवाल पूछते हैं। सुनो बच्चों, ये बड़ा आपका कोई लिक्विड है, वाटर ही मान लेते हैं। ठीक है। ये मेरे पास एक बॉल पड़ी बेटा ऐसे, ऑफ कोर्स हर तरफ बेटा इस पर प्रेशर लग रहा होगा इस तरह से, P एटमॉस्फेरिक लग रहा होगा, P एटमॉस्फेरिक लग रहा है। इस बॉल का जो वॉल्यूम है बेटा वो 250 cc है, सेंटीमीटर क्यूब, और इसका बल्क मॉडुलस जो है बेटा वो 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। ये नीचे बेटा पानी है, पानी की डेंसिटी 10⁻3। ठीक है। ठीक है। अब मैं इस बॉल को, पहले तो एटमॉस्फेयर पड़ी थी, इस बॉल को चलाते 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 मैं 1 किलोमीटर नीचे ले आया, पानी के अंदर 1 किलोमीटर नीचे ले आया, यहां ले आया। यहां पर तो सिर्फ और सिर्फ हर तरफ से एटमॉस्फेयर प्रेशर लग रहा था, यहां पर तो प्रेशर बढ़ गया भयंकर, क्योंकि वाटर भी था ना। यहां तो प्रेशर अच्छा खासा बढ़ गया बेटा, और यहां पर अगर प्रेशर अगर अच्छा खासा बढ़ गया तो इसका वॉल्यूम हल्का सा कम होना चाहिए, हल्का सा वॉल्यूम कम होना चाहिए। पहले वॉल्यूम बड़ा 250 cc था, यहां पर इसका वॉल्यूम कितना होगा ये बताओ। फाइंड वॉल्यूम ऑफ बॉल एट डेप्थ 1 किलोमीटर। अब सुनना बेटा, यहां पर तो इस पर प्रेशर लग रहा है P एटमॉस्फेरिक, ठीक है। यहां पर बेटा ऑफ कोर्स प्रेशर लग रहा है P एटमॉस्फेरिक प्लस समथिंग एक्स्ट्रा। ये काश समथिंग एक्स्ट्रा मुझे पता लग जाए। आप बोले सर लिक्विड है रो जी एच, यहां से तक प्रेशर का तो चेंज आएगा, दैट विल रो जी एच। रो है 10⁻3, जी है बेटा 10, और एच हाइट 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर इज अगेन 10⁻3। ये मेरे ख्याल से 10⁻7 आ गया, मतलब 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर सा, मतलब रफली ये इतना बड़ा प्रेशर। अब प्रेशर बढ़ गया तो वॉल्यूम हल्का सा घटना चाहिए। कितना वॉल्यूम घटेगा? बच्चे बोले सर कितना वॉल्यूम घटेगा ये पता लगेगा हमारे बल्क मॉडुलस के फॉर्मूले से। बल्क मॉडुलस इज माइनस डीपी। डीपी मतलब कितना प्रेशर चेंज हुआ। यहां पर प्रेशर था P एटमॉस्फेरिक, यहां पर प्रेशर P एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच, तो कितना चेंज हुआ? रो जी एच। तो ये तो आ गया 10⁻7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अपॉन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन एक्चुअल वॉल्यूम। एक्चुअल वॉल्यूम है 250 सीसी। इट शुड बी इक्वल टू बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस मुझे सवाल में दे रखा है, बट बोलना किधर रखा है? 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया और हमारे पास आ गया 10⁻7 इंटू 250 सीसी अपॉन डीवी इज माइनस, उधर ले जाऊं, -2 × 10⁻11। तो मेरे पास डीवी की वैल्यू आ गई, मतलब चेंज इन वॉल्यूम की वैल्यू आ गई है -250 इंटू 10⁻7 -250 इंटू 10⁻7 अपॉन 2 × 10⁻11 सीसी बेटा ऊपर आ जाएगा। ये 10⁻⁻4 आ गया, ये कितना आ गया? 125। मेरे पास ये आ गया 125 इंटू 10⁻⁻4 सीसी। माइनस में, माइनस का मतलब कि इतना वॉल्यूम घटा है। मुझसे सवाल में क्या पूछा गया कि बॉल का वॉल्यूम कितना होगा? अरे भाई बॉल का पहले वाली वॉल्यूम 250 सीसी था, अब जो वॉल्यूम है, फाइनल जो वॉल्यूम है, दैट शुड बी इनिशियल वॉल्यूम प्लस चेंज इन वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम है 250
dv मतलब चेंज इन वॉल्यूम है -125 इंटू 10⁻⁻⁴। बहुत ही छोटा सा चेंज आया है, आना नहीं चाहिए था बहुत छोटा चेंज, और अच्छा खासा प्रेशर डिफरेंस हुआ है, उसके बाद भी वॉल्यूम में चेंज बहुत ही छोटा सा है, क्योंकि बॉल का बल्क मॉडुलस बड़ा बहुत ज्यादा दे रखा था हम लोगों को। तो बॉल का जो फाइनल वॉल्यूम है इट विल बी लाइक दिस, बॉल का बड़ा फाइनल वॉल्यूम जो होगा वो ये है। आई होप बेटा ये वाला सवाल कर लोगे। आगे चलिए बेटा, एक छोटा सा पॉइंट और, कई जगह बेटा बॉडीज की वॉल्यूम के बजाय डेंसिटी रिलेट कर रखी होती है ना, और फिर बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला पूछ रखा होता है, तो हम वो भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। सुनना बेटा, एक बल्क मॉडुलस का अल्टरनेट फॉर्मूला और है, हालांकि ये फॉर्मूला मैं ना लिखूं तब भी आप सोच सकते हो। देखो, आपने प्रेशर लगाया तो वॉल्यूम घटा, वॉल्यूम घटा तो डेंसिटी बढ़नी चाहिए ना यार। तो कई बार होता है कि सवाल में हमसे ये ना पूछें कि वॉल्यूम कितना चेंज हुआ, डेंसिटी कितनी चेंज हुई, आप वैसे मन ही मन सोच रहे हो सर कर लेंगे, सर वॉल्यूम में चेंज अगर पता है तो डेंसिटी में चेंज तो इतने गए गुजरे थोड़े कि वो नहीं हो पाएगा, बट फिर भी अगर हम एक फॉर्मूला निकाल लें तो हल्का सा फायदा हम लोगों को हो सकता है। सुनना बेटा, भले ही आप कंप्रेस कर दो, एक्सपेंड कर दो, डेंसिटी चेंज होगी, वॉल्यूम चेंज होगी, लेकिन उस ऑब्जेक्ट का जो मास है बेटा वो चेंज नहीं होगा। तो सर इसको डिफरेंशिएट कर दो, वन फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय अनदर फंक्शन, रो वैसा का वैसा, वॉल्यूम का डिफरेंशियल आ गया dv, प्लस अब वॉल्यूम वैसा का वैसा, रो का डिफरेंशियल आ गया d रो, राइट साइड में मास है वो तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशियल तो 0। मेरे पास आ गया रो इंटू dv इज इक्वल्स टू -v इंटू d रो। यहां से मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं कि dv अपॉन v इज -d रो अपॉन रो। मेरे कहने का अर्थ सुनना, मेरे कहने का अर्थ ये कि वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगी, बीच में बड़ा साइन क्या है माइनस। चाहो तो दोनों साइड्स को 100 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, और छोटे चेंजेस के लिए आप सीधा बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो कि वॉल्यूम अगर 1% बढ़ेगा तो डेंसिटी 1% घटेगी। ये परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम है, ये परसेंटेज चेंज इन डेंसिटी है, ये माइनस क्या होता है उल्टा है। वॉल्यूम अगर आपका 2% बढ़ेगा तो डेंसिटी आपकी 2% घटेगी, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। अच्छा फॉर्मूला निकालना चाहो, फॉर्मूला निकाल सकते हो। हमारे पास बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला था बेटा क्या, -dp, dp इज ऑफ कोर्स चेंज इन वॉल्यूम, नीचे था dv अपॉन v, dv अपॉन v को मेरे बच्चे ले सकते हैं -d रो अपॉन रो, माइनस से माइनस कैंसिल। बल्क मॉडुलस का अगर तुम डेंसिटी के टर्म में अगर फॉर्मूला याद करना चाहो तो आप ये वाला फॉर्मूला याद रख सकते हो। हालांकि ऐसा लग रहा है कि बेटा बहुत ही ट्रिवियल सी बात हो गई, कोई खास बड़ी बात तो इसमें है नहीं। तो पहला वाला जो फॉर्मूला है और ये जो फॉर्मूला है ये मोर और लेस बेटा आपके सेम ही है, कोई बहुत बड़ा अंतर इसमें नहीं आएगा। इस फॉर्मूले का यूज भी रहेगा बेटा कभी न कभी किसी न किसी सवाल के अंदर, है ना। याद रखना इस बात को कि बेटा इस तरीके से हमें एग्जैक्टली आनी चाहिए। इस फॉर्मूले के यूज पर मैं एक आपसे सवाल पूछ रहा हूं बेटा, सुनिए बेटा, ये वाटर के टॉप पर बड़ा डेंसिटी जो है वो 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब है। वाटर में जैसे जैसे नीचे जाओगे बड़ा प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे के नजदीक आने चाहिए, नजदीक आएंगे तो कम वॉल्यूम के अंदर ज्यादा मॉलिक्यूल्स आ पाएंगे, तो डेंसिटी बढ़नी चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं कि डेंसिटी बेटा बढ़कर 10⁻³ के 10⁻⁴ हो जाएगी, हल्का फुल्का चेंज आना चाहिए। भाई यहां पर तो प्रेशर हम जानते हैं P एटमॉस्फेरिक है, नीचे जाएंगे तो प्रेशर बड़ा P एटमॉस्फेरिक थोड़ी होगा, P एटमॉस्फेरिक से ज्यादा होगा। नीचे वाले पॉइंट्स पर बड़ा प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो ऑफकोर्स सीधी सी बात है कि मॉलिक्यूल्स नजदीक आएंगे, मॉलिक्यूल्स अगर नजदीक आएंगे तो डेंसिटी तो बढ़ेगी, लेकिन डेंसिटी में छोटा मोटा चेंज ही आएगा, बहुत बड़ा चेंज नहीं आएगा। हम चाहें तो बड़ा वो चेंज निकाल सकते हैं। सुनना बेटा, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि यहां से 400 मीटर नीचे
वाटर की डेंसिटी लगभग लगभग कितनी होगी? हम इतना जानते हैं कि 1000 से ज्यादा होगी और हल्की से ज्यादा होगी। मैं जानना चाह रहा हूं कितनी होगी। आई हैव सम प्लान। देखो भाई, यहां से यहां तक प्रेशर का जो चेंज है वो मुझे पता है कि यहां से यहां तक प्रेशर का जो चेंज है, डीपी लिख दूं उसमें बड़े आराम से लिख सकता हूं रो जी एच। हालांकि बच्चे इसमें मेरे को थोड़ा सा डांट सकते हैं कि सर रो कैसे लिख दिया, रो तो सर हर जगह अलग अलग है। बड़ा रो वैसे ही है ना, वाटर का जो है ना बड़ा वाटर का बल्क मॉडुलस खूब बड़ा होता है और वाटर का बल्क मॉडुलस खूब बड़ा होता है, इस कारण से वाटर की डेंसिटी में बहुत बड़ा अंतर आएगा नहीं। तो आप बड़ा यहां से तक प्रेशर का जो चेंज है वो रो जी एच अब भी लिख सकते हो। रो है 10⁻3, जी है बड़ा 10 और हाइट बड़ा तो मुझे दे रखी है 400 मीटर। तो इट इज 4 × 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा बेटा, पानी की मैं बल्क मॉडुलस जो है वो आपको दे रहा हूं, दैट इज 2.5 × 10⁻9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये मैं दे रहा हूं आपको। अब ऑफ कोर्स यहां से अगर प्रेशर चेंज हुआ है तो वॉल्यूम भी चेंज हुआ होगा, वॉल्यूम चेंज होगा तो डेंसिटी भी चेंज होगी। डेंसिटी चेंज करने में, प्रेशर चेंज करने में किस तरह से आपस में रिलेटेड है हमें पहले से पता है। हम जानते हैं कि बल्क मॉडुलस इज चेंज इन प्रेशर डिवाइड बाय चेंज इन डेंसिटी अपॉन एक्चुअल डेंसिटी। चेंज इन डेंसिटी अपॉन एक्चुअल डेंसिटी इज चेंज इन प्रेशर अपॉन बल्क मॉडुलस। चेंज इन प्रेशर इज 4 × 10⁻6 and bulk modulus is 2.5 × 10⁻9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बड़ा क्या हो गया, कैंसिल। मेरे पास आ गया चेंज इन डेंसिटी अपॉन एक्चुअल डेंसिटी, दैट इज 10⁻3 kg per metric cube is 4/2.5 × 10⁻³ हमारे पास चेंज इन डेंसिटी बेटा आ गई है। कितनी आ गई बेटा, 4/2.5 10⁻³ 10⁻³ कैंसिल kg per metric cube। ये तो चेंज इन डेंसिटी आई है बड़ा, ये तो 40/25 आ गई है बड़ा, दैट इज 8/5, दैट इज 1.6। ये तो 1.6 आ गई। मतलब यहां से यहां तक डेंसिटी जो है वो 1.6 kg पर, अच्छा यूनिट बड़ा तुम देख रहे हो, दैट इज kg per metric cube। यहां से यहां तक डेंसिटी 1.6 kg per metric cube बड़ी है, तो यहां पर जो डेंसिटी होगी आप बोलोगे सर यहां पर डेंसिटी होनी चाहिए 1000 तो ऊपर ही थी, प्लस 1.6 kg per metric cube। तो यहां पर रफली बेटा आपकी डेंसिटी है 1001.6 kg per metric cube। मैं यही तो आपको बताना चाह रहा था बेटा कि देखो यहां से यहां तक डेंसिटी के अंदर चेंज बहुत कम आया है, बहुत कम आया है, बहुत ही कम आया। 1000 के अंदर 1.6 का अंतर आया है बेटा, 1000 के अंदर 1.6 का अंतर आया है। तो रफली बेटा ऐसा कह सकते हो कि नियरली 0.16% के आसपास आपके डेंसिटी का चेंज आया है, वो भी इतनी अच्छी खासी हाइट के अंदर। तो हम ऑब्वियस बात है कि बेटा पानी की डेंसिटी मोर और लेस यूनिफॉर्म मान सकते हैं, जो हम अक्सर मानते भी हैं। सर ये नियरली क्यों बोला आपने बेटा? नियरली इसलिए बोला क्योंकि मैंने सवाल में एजम्पशन तो लिए ना, मैंने एजम्पशन ले लिया है कि यहां से यहां तक मैंने डेंसिटी लगभग लगभग यूनिफॉर्म सी मानी है। और अब तुमको वैसे मानने में दिक्कत भी नहीं है क्योंकि डेंसिटी हम देख भी रहे हैं कि मोर और लेस सेम सी है, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। तो इस तरह का सवाल बेटा आपके पास आ सकता है। ठीक है बच्चों, एक छोटी सी बात बल्क मॉडुलस को लेके और सुनना बेटा। बेटा इस टॉपिक को बच्चे छोड़ भी सकते हैं, ये मैंने आपको पहले भी सिखा रखा है। नेक्स्ट इज बल्क मॉडुलस ऑफ गैसेस। गैसेस का जो बल्क मॉडुलस है वो डिपेंड करता है उनकी प्रोसेस पे, क्योंकि जो गैसेस है उनका एक्सपेंशन या कंप्रेशन जो है उसमें प्रेशर और वॉल्यूम आपस में एक दूसरे से किस तरह से रिलेटेड है, ये डिपेंड करता है कि वो प्रोसेस कौन सा है। तो बल्क मॉडुलस ऑफ गैसेस डिपेंड्स ऑन प्रोसेस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि मुझे आइसोकोरिक एक्सपेंशन में निकालना है कि बल्क मॉडुलस क्या होगा, तो आप बोलो सर बल्क मॉडुलस इज बेसिकली चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन वॉल्यूम इनटू एक्चुअल वॉल्यूम। अब हमारा जो आइसोकोरिक प्रोसेस है उसके अंदर तो हमारा dV 0 होता है,
और dV अगर 0 होता है तो इट इज बल्क मॉडुलस इज चेंज इन प्रेशर। आइसोकोरिक प्रोसेस में प्रेशर तो चेंज होता है लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं होता, सो इट इज ऑफ कोर्स डिवीजन बाय 0। डिवीजन बाय 0 में आप ऐसा कह सकते हो कि बल्क मॉडुलस इनफाइनाइट है, या फिर ऐसा भी कह सकते हो कि नॉट डिफाइंड है। जैसे भी इच्छा करें वैसे लिख सकते हो, या फिर जैसे भी ऑप्शन हो वैसे टिक लगा सकते हो। अगर कोई मुझे कह दे कि सर आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होगा, बेटा आइसोबैरिक प्रोसेस में हम जानते हैं कि प्रेशर आपका कांस्टेंट रहेगा। प्रेशर अगर आपका कांस्टेंट रहेगा तो चेंज इन प्रेशर आपका 0 होगा, और चेंज इन प्रेशर अगर 0 होगा तो हम बल्क मॉडुलस में कहेंगे कि जब चेंज इन प्रेशर 0 है, वॉल्यूम तो चेंज हो सकता है आइसोबैरिक में, चेंज इन प्रेशर 0 है तो ऑफ कोर्स आपका बल्क मॉडुलस तो 0 है। अगर कोई हमें कह दे कि सर आइसोथर्मल प्रोसेस में बल्क मॉडुलस क्या होगा, देखो आइसोथर्मल प्रोसेस में हमारा PV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है ना। इसको डिफरेंशिएट कर दो, P वैसा का वैसा वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन dV, V वैसा का वैसा P का डिफरेंशिएशन dP, एंड कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0। मेरे पास आ गया P इंटू dV इज माइनस V इंटू dP। इससे मैं बड़े आराम से dV अपॉन V को लिख सकता हूं माइनस dP अपॉन P। हमारे पास इस केस में कोई मुझसे पूछ ले सर बल्क मॉडुलस क्या होगा, क्या फॉर्मूला था, माइनस dP अपॉन dV इंटू V। लो बेटा माइनस dP अपॉन dV को मैं लिख सकता हूं माइनस P अपॉन V। बेटा देख लो dP अपॉन dV कैन बी रिटन एज माइनस P अपॉन V इंटू V। V से V कैंसिल हो गया और बल्क मॉडुलस की जो वैल्यू है वो प्रेशर के बराबर ही आ गई है। हर प्रोसेस में नहीं, सिर्फ और सिर्फ आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर बल्क मॉडुलस जो होगा वो प्रेशर के बराबर होगा। हालांकि बेटा मैं ये वाली चीज़ें आपको पहले भी सिखा चुका हूँ। इसी तरह से अगर मान लीजिए बेटा कोई पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है, गैसेस का कोई एक्सपेंशन कंप्रेशन पॉलीट्रोपिक प्रोसेस से हो रहा है, PV रेज टू पावर A इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। डिफरेंशिएटेड P वैसा का वैसा V की पावर A का डिफरेंशियल A टाइम्स V की पावर A माइनस 1 इंटू dV, प्लस अब उल्टा V की पावर A वैसा का वैसा P का डिफरेंशियल dP और कॉन्स्टेंट का डिफरेंशियल 0। V की पावर A माइनस 1 को कॉमन ले लो, मेरे पास आ गया A टाइम्स P इंटू dV प्लस V इंटू dP इज इक्वल्स टू 0। दिस शुड बी 0, तो मेरे पास आ गया A इंटू P इंटू dV इज इक्वल्स टू माइनस V इंटू dP। मेरे पास आ गया dP अपॉन dV इज इक्वल्स टू माइनस AP अपॉन V। रही बात हमारे बल्क मॉडुलस की, तो बल्क मॉडुलस का हमारा फॉर्मूला क्या था, बल्क मॉडुलस इज सिंपली माइनस dP अपॉन dV इंटू V। मैं इसको लिखता हूं माइनस dP अपॉन dV दैट इज माइनस AP अपॉन V। बेटा V से V क्या हो गया, कैंसिल। बल्क मॉडुलस की वैल्यू मेरे पास आ गई बेटा कितनी, AP। A क्या है, वो बेटा V के ऊपर जो पावर है ना वो है। स्टैंडर्ड से रिजल्ट बेटा कोई खास बड़ा काम तो है नहीं। अब मेरा ऐसे अलग से मन नहीं है, मैं ऐसे बता दूं कि मान लो आपका एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में तो PV रेज टू पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है, PV रेज टू पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो बेटा A को रिप्लेस कर दो गामा से, और बल्क मॉडुलस आप बड़े आराम से कह सकते हो कि एडियाबैटिक प्रोसेस का गामा टाइम्स P होगा। तो आपके जो गैसेस है ना उनका बल्क मॉडुलस जो है बेटा वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उनका एक्सपेंशन कौन से प्रोसेस से है। एंड एज यू सो इन दीज 5 प्रोसेस के बेटा अलग अलग प्रोसेस के अंदर P और V अलग अलग तरीके से रिलेट हो सकते हैं, और अगर वो अलग अलग तरीके से रिलेट हो सकते हैं तो ऑफ कोर्स उनका बल्क मॉडुलस अलग अलग आ सकता है। तो गैसेस के लिए बेटा बल्क मॉडुलस आप इस तरह से निकाल सकते हो। सॉलिड्स और लिक्विड्स का ऑफ कोर्स फिक्स ही रहता है, वो में दिया जाता है। ठीक है बेटा, आई होप बेटा ये वाली बात चाहो तो बेटा ना ही पढ़ो चल जाएगा, हम आपको पहले भी 2 बार पढ़ा चुके हैं।